फूड साइंस मेंटोर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि कल हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स ऑफ फूड साइंस में कुछ फूड साइंस की टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा था और जाना था, और लास्ट में हमारे कुछ टेक्निकल इश्यूज़ होने की वजह से कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो रह गई थी। तो आज उन सारी टर्मिनोलॉजीज़ को हम कंप्लीट करेंगे और उसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फूड साइंस की जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी थी हमारी कल की, वो फूड थी। फूड को हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था कि फूड क्या है हमारा। देन फूड साइंस था। फूड साइंस, फूड को कैसे साइंस से रिलेट किया गया और फूड क्यों हमारे लिए साइंस है, ये पढ़े थे हम। फूड एडिटिव्स क्या होता है, फूड टेक्नोलॉजी क्या है, एंड नेक्स्ट आता है हमारा फूड फोर्टिफिकेशन। तो फूड फोर्टिफिकेशन इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर बाय न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू फूड in relatively small quantities to maintain or improve the quality of the diet of a group, a community or a population according to WHO। तो WHO जो है, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फूड फोर्टिफिकेशन को इस तरह से डिफ़ाइन किया है कि फूड फोर्टिफिकेशन एक ऐसा चीज़ है जो अगर हमारे किसी भी पर्टिकुलर फूड में किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है तो उसे हम अलग से ऐड करके उस न्यूट्रिएंट को और उसे हम उस डेफिशिएंसी को फुलफ़िल कर सकते हैं, और हमारा वो फूड जो है वो क्या बोलते हैं, हमारे लिए एक फूड जो है वो हमारे लिए एक पूर्ण आहार हो सकता है, राइट। तो फूड फोर्टिफिकेशन जो है वो क्या है हमारा, कि हम फूड में अलग से स्मॉल क्वांटिटीज़ में ऐड करते हैं जो हमारे फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और हमारे जो डाइट है उसकी जो क्वालिटी है उसको इन्हेंस करता है, ठीक। तो WHO ने ये डेफिनेशन दी फूड फोर्टिफिकेशन की। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शंस ऑफ फूड। फंक्शनल फूड। फंक्शनल फूड क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा कि ये फंक्शनल फूड है, वो फंक्शनल फूड है। तो क्या होता है फंक्शनल फूड? फंक्शनल फूड जो होता है वो हमें प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स बियॉन्ड द न्यूट्रिएंट कंट्रीब्यूशन। जैसे कि हमारा एक फंक्शनल फूड ऐसा फूड होता है कि जिसका एक पर्टिकुलर वर्क होता है, एक फंक्शन होता है जो हमारे बॉडी में जा करके वो पर्टिकुलर फंक्शन को फुलफ़िल करेगा, कंप्लीट करेगा, और हमारे जो हेल्थ के लिए जो है वो बेनिफिट होगा। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि क्या कहते हैं, बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स और ये सारी टैनिन वगैरह हमारे क्या कहते हैं फूड में जो है वो पाई जाती है। तो फंक्शनल फूड ऐसा फूड होता है जो हमारे बहुत सारे क्या कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम को इन्हेंस करता है, बूस्ट करता है उससे, जिससे हम डिफरेंट टाइप्स के जो भी हमारे डिजीज़ होती है उससे वो हमें बचा सके। नेक्स्ट आता है हमारा फाइटोकेमिकल्स। फाइटोकेमिकल्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा सुने होंगे कि फाइटोकेमिकल्स इस पर्टिकुलर फूड में जो है फाइटोकेमिकल्स पाया जाता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, ठीक। तो ये किस तरह से हो जाए, आर नॉन न्यूट्रिएंट कंपाउंड फाउंड इन प्लांट डिराइव्ड फूड दैट हैव बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन द बॉडी। तो फाइटोकेमिकल्स जो होता है वो पर्टिकुलर हमारी जो बॉडी में बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उसके लिए काम करता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी करता है हमारे बॉडी में, और ये नॉन न्यूट्रिएंट्स कंपाउंड होता है जो प्लांट में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन। तो फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन से क्या रिलेशन है हमारे फूड में, हमारे फूड साइंस में, क्यों फूड सेफ्टी ज़रूरी है और क्यों फूड के लिए हमारे फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन ज़रूरी है। इज़ रिलेटेड टू फूड सैनिटेशन इन पब्लिक हेल्थ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट। इसलिए फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन ज़रूरी है क्योंकि फूड सैनिटेशन होना जो है वो किससे सीधा हमारे पब्लिक हेल्थ से रिलेट करता है। बिकॉज फूड की अगर सेफ्टी नहीं की जाएगी, उस पर बहुत सारे रेगुलेशंस जो आ रहे हैं वो नहीं लागू किए जाएंगे गवर्नमेंट के थ्रू, तो हमारे बहुत ज़्यादा फूड जो है वो वेस्ट हो सकते हैं, और रेगुलेशन नहीं लगाए जाएंगे तो हमें प्रॉपर अमाउंट में फूड नहीं मिल सकते हैं। जस्ट लाइक आप इस तरीके से समझ सकते हो कि फूड सैनिटेशन करने का मतलब ये हो गया कि फूड को मतलब कि सैनिटेशन मतलब क्या होता है कि एक तरीके से नॉर्मल भाषा में हम जानेंगे कि फूड को हम बचा रहे हैं, सैनिटाइज़ कर रहे हैं। आप सपोज़ करिए कि अगर किसी भी चीज़ को सैनिटाइज़ नहीं किया जाएगा या फिर बचाया नहीं जाएगा, उसको प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो हमारे तक जो है वो सही मात्रा में और सही फॉर्म में जो है वो प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट के थ्रू फूड सेफ्टी और रेगुलेशंस के जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो
दिए गए हैं, जो पब्लिक और जो भी हमारे होल सेलर होते हैं, जो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट इंक्लूड कंपाउंड दैट प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल सिस्टम अगेंस्ट द पोटेंशियली हार्मफुल इफेक्ट ऑन प्रोसेसेस ऑफ रिएक्शन दैट कैन कॉज एक्सेसिव ऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेंट क्या है कि जो भी हमारे फूड होते हैं उसमें एक एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं प्राप्त पाया जाता है, जिसका सेवन करने से क्या होता है कि हमारी जो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो हमारे इम्यून सिस्टम होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, है ना। वो इम्यून सिस्टम के स्ट्रांग होने की वजह से जो है हम विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की हमारे अंदर क्षमता, हमारे अंदर कैपेसिटी होती है कि हम रोगों से लड़ सकते हैं। आप खुद ही देखिएगा कि जो भी लोगों के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता है, वो बहुत ही जल्दी किसी भी तरीके की कोई भी डिज़ीज़ से बहुत ही जल्दी अफेक्टेड होते हैं, उनके ऊपर मतलब कि वो डिज़ीज़ बहुत जल्दी हावी हो जाती है। लेकिन अगर हमारे अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ अच्छी होगी, यानी कि स्ट्रांग होगी, तो कोई भी रोग जो है हमें बहुत जल्दी हम पे हावी नहीं हो पाएगा, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रिशन। अब हमारा ये बेसिक जो है वो एंटीऑक्सीडेंट, फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन, ये सारे तो आप समझ गए हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक बहुत ही मेन फंक्शन जो है हमारे लिए बहुत फूड में मेंशन होता है, जो हमारे लिए बहुत ही हेल्प करता है, हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो न्यूट्रिशन इज़ द साइंस ऑफ फूड, ये फूड की एक साइंस है। न्यूट्रिएंट एंड अदर substance there in their action, interaction and balance in relation of health and disease, and the process by which the organisms ingest, observe, transport, utilize and excretes food substance। देखिए न्यूट्रिशन क्या होता है कि अब हमारे फूड में जो है वो खाली फूड तो है नहीं। अगर हम किसी भी जो भी नहीं कुछ जानता है, अगर हम उसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ फूड, तो वो सीधा सीधा यही बताएगा, फूड वो चीज़ है जिससे हम अपनी भूख को मिटाते हैं, राइट। ये सबसे शॉर्ट एंड सबसे सही जो आंसर है वो यही है। बट फूड किस तरह से हमारे बॉडी में, उसमें क्या ऐसा प्रेजेंट है जो हमारे बॉडी के डिफरेंट फिजिकल वर्क, बायोलॉजिकल वर्क और क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव वर्क, डिफरेंट वर्क को जो है वो कंप्लीट करता है, फुलफिल करता है, तो दैट इज़ न्यूट्रिशन। वो कौन करता है? वो फूड जो है वो पर्टिकुलर जो नाम दिया गया वो नहीं करता है, उसके अंदर जो मौजूद डिफरेंट टाइप्स को कंप्लीट करने की जो एक शक्ति होती है, जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिशन जो होते हैं वो क्या कहते हैं, कौन कौन से मिलते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में, वो हम देखते हैं। तो पहला न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं, पहला मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, राइट। पहला जो होता है मैक्रो मतलब जो ज़्यादा मात्रा में होता है। मैक्रो का मीन्स ही वही हो गया कि जो ज़्यादा अमाउंट में होगा, जो ज़्यादा मात्रा में होगा। और दूसरा क्या होता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, यानी कि जो कम मात्रा में खाते हैं हम, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कभी कभी माइक्रो सिस्टम भी बहुत ज़रूरी होता है ना हर चीज़ के लिए। तो उसी तरीके से मैक्रो एंड माइक्रो दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे फूड में जो होता है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट है, यानी कि हम उसे अपने आहार में ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में 3 न्यूट्रिएंट्स आते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो सबसे पहले हम प्रोटीन के बारे में जानते हैं कि प्रोटीन क्या होता है। तो यहाँ पे प्रोटीन आर रिक्वायर फॉर, प्रोटीन एक बहुत ही ब्रॉड लेसन है, इतना शॉर्ट लेसन नहीं है, लेकिन हम टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो हम प्रोटीन के बारे में एक छोटी सी जानकारी कि व्हाट इज़ प्रोटीन, आखिरकार प्रोटीन होता क्या है। तो प्रोटीन आर रिक्वायर फॉर ग्रोथ इन चिल्ड्रन एंड एनर्जी टू अ स्मॉल एक्सटेंट, है ना। तो प्रोटीन क्यों रिक्वायर है? प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इसलिए हमारे बॉडी में होती है क्योंकि इसी से क्या होता है कि हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं, स्पेशली जो है वो चिल्ड्रन में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि
आप देखेंगे कि अदर स्टेज के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन में जो होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो क्षमता होती है वो अदर स्टेज के अकॉर्डिंग कई गुना ज़्यादा होती है। तो स्टार्टिंग से ही कहा जाता है कि प्रोटीन जो होता है वो एक अहम रोल निभाता है, यानी कि जितने भी हमारे बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एंड विकास वाला काम होगा वो कौन करेगा? प्रोटीन करेगा। इसीलिए प्रोटीन जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है। प्रोटीन आल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू अ स्मॉल एक्सटेंट। उसके बाद जो दूसरा हमारा प्रोटीन का काम होता है वो क्या होता है कि एनर्जी, हमारे बॉडी को वो एनर्जी भी देता है। जैसा कि हम कहते हैं, मैं बताती हूँ आपको, जो भी हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, अभी मैंने कहा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट हमारे 3 होते हैं, पहला प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट और तीसरा फैट। और अभी कहते हैं पिछले हमने कुछ स्लाइड में पढ़ा था कि एनर्जी, जितने भी हमारे वर्क होते हैं वो हम एनर्जी के थ्रू फुलफ़िल कर पाते हैं, यानी कि हमारे बॉडी के डिफरेंट वर्क, हम चल रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो जितने भी वर्क हम करते हैं वो किसके थ्रू कंप्लीट होता है? वो क्यों कंप्लीट होता है? क्योंकि जब तक हमारे जो भी इन सब को वर्क करने में हमें क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी तो पर्टिकुलर कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, तो एनर्जी देने के लिए यही 3 जो है हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो काम आते हैं। जैसे कि प्रोटीन से भी हमें एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलती है और फैट से भी एनर्जी मिलती है ना। तो अगर हम देखें तो ज़्यादातर फोकस ये किया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी का सोर्स माना जाता है। यस एग्जैक्ट, कार्बोहाइड्रेट जो है एक बहुत ही सही एनर्जी का सोर्स माना जाता है, उसे ही एनर्जी के लिए हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का काम ही है एनर्जी प्रोवाइड करना, सारे काम को करना। लेकिन प्रोटीन का जो मेन फंक्शन है, कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करना, लेकिन प्रोटीन का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? प्रोटीन का मेन फंक्शन देखिए एकदम ऊपर मेंशन है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए प्रोटीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। यानी कि हमारे प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या हो गया? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना। तो आप सपोज़ करिए कि आप अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे और सिर्फ प्रोटीन लेंगे तो क्या प्रोटीन अपना मेन फंक्शन, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आगे अगर हमें काम करना होगा तो एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। प्रोटीन दूसरा वर्क छोड़ कर, यानी अपना पहला वर्क छोड़ करके आपको अगर एनर्जी देना स्टार्ट कर देगा तो क्या होगा कि प्रोटीन जो है अपना मेन फंक्शन नहीं करेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं करेगा। तो जो भी बच्चा हो या फिर जो भी हो, ह्यूमन बीइंग जो भी हैं, वो उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही मात्रा में नहीं होता है। ठीक है। तो प्रोटीन का जो दूसरा काम है वो है एनर्जी प्रोवाइड करना। पहला काम क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना। ठीक है। तो दूसरे काम है क्या है? वो एनर्जी प्रोवाइड करता है स्मॉल एक्सटेंट, थोड़ी मात्रा में। प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 20% ऑन द बॉडी वेट। और क्या बोलते हैं, जो हमारे बॉडी में प्रोटीन होती है वो कितना? 20% तक होती है। बॉडी प्रोवाइड आर डिराइव्ड फ्रॉम द डाइटरी प्रोटीन। और जो हमारी बॉडी प्रोवाइड करती है वो कौन सी प्रोटीन होती है? डाइटरी प्रोटीन होती है। The body loses continuously some proteins quantity of proteins and this loss has to be made up by dietary protein. Protein are made up of simpler chemical substance known as amino acid. अब जैसे कि यहाँ पे एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि प्रोटीन आर मेड अप ऑफ सिंपलर केमिकल सब्सटेंस ऑफ अमीनो एसिड, है ना। तो यानी कि किसी भी चीज़ की अगर हम देखें तो हमारा घर भी जो है वो छोटी छोटी इकाइयों से मिल कर के बना होता है, और वो छोटी इकाई हमारे घर को बनाने वाली क्या हो गई? ईंट हो गई। उसी तरह से हमारी बॉडी भी छोटी छोटे सेल्स को मिल कर के ऑर्गन बने होते हैं, ऑर्गन से मिल कर के हमारी बहुत सारे ऑर्गन से मिल कर के हमारी क्या बनती है? बॉडी बनती है, राइट। ठीक है। अब वो देखिए, अब यहाँ पे प्रोटीन भी बन रहा है तो वो कैसे बनेगा? छोटे छोटी इकाइयों से मिल करके। तो जो प्रोटीन को बनने वाली छोटी इकाइयाँ होती हैं वो क्या होती हैं? अमीनो एसिड होती है। प्रोटीन को बनाने की जो छोटी इकाइयाँ होती हैं वो अमीनो एसिड्स होती हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स होंगे स्टूडेंट्स, वो आप चाहें तो इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं।
जैसे कि प्रोटीन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, अमीनो एसिड होती है। द अमीनो एसिड कंटेंट ऑफ प्रोटीन हैज़ बीन फाउंड टू डिफर फ्रॉम वन प्रोटीन टू अनदर प्रोटीन। द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द प्रोटीन डिपेंड ऑन इट्स अमीनो एसिड कंटेंट। अब जैसे कि न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ प्रोटीन की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि प्रोटीन में जो अमीनो एसिड की मात्रा है वो कैसी है। मतलब कि अमीनो एसिड भी दो तरीके, आज हम मतलब आगे जो हम जब हम प्रोटीन का पूरा एक यूनिट ही पढ़ेंगे तो उसमें हम सब एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोटीन में अगर कि स्मॉलेस्ट यूनिट अगर अमीनो एसिड है तो अमीनो एसिड की भी दो टू टाइप्स होते हैं, जो हमारे कुछ हमारे बॉडी में ऑलरेडी बन जाते हैं, कुछ हमें बाहर से लेना ज़रूरी होता है। तो हमें ये सारा सब कुछ देखेंगे कि प्रोटीन की जो क्वालिटी है वो किसकी क्वालिटी अच्छी है, किसकी क्वालिटी नहीं अच्छी है, किस चीज़ में हमारा अमीनो एसिड की मात्रा किस में मौजूद है। तो अमीनो एसिड की जो प्रेजेंस है वो डिपेंड करेगी कि प्रोटीन की क्वालिटी कैसी है, प्रोटीन की न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसी है। नेक्स्ट आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। अभी हम मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात कर रहे थे, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में एक हमारा प्रोटीन था, अब दूसरा हमारा कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर डूइंग वर्क। किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या कहते हैं, एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट ही क्या है, वो एनर्जी देने का मेन सोर्सेज है, मुख्य तत्व। ठीक है, तो मेन सोर्स है हमारा क्या, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फॉर एनर्जी डूइंग वर्क, किसी भी काम को कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ तक कि सोते भी हैं, हम कुछ भी करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, या फिर हम वॉक कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें हमारी क्या लॉस होगी, एनर्जी लॉस होगी, और हमें एनर्जी चाहिए ही होगी। तो कार्बोहाइड्रेट को ही मेन सोर्स बनाया गया है कि हाँ, फर्स्टली कार्बोहाइड्रेट का यही काम है कि ये एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा। तो द कार्बोहाइड्रेट्स कॉमनली अकरिंग इन फूड आर स्टार्च, केन शुगर, ग्लूकोज फ्रूट्स जिसे हम फ्रक्टोज कहते हैं, एंड मिल्क शुगर जिसे हम लैक्टोज कहते हैं। अबाउट 50 to 70% ऑफ एनर्जी वैल्यू इन द एवरेज डाइट इज़ प्रोवाइड बाय कार्बोहाइड्रेट। यानी कि हम जो है कार्बोहाइड्रेट के थ्रू 50 से 70% तक एनर्जी लेते हैं, और वो किस किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, फ्रूट शुगर के फॉर्म में होता है, मिल्क शुगर के फॉर्म में होता है, एक्सेट्रा। इसी सारे फॉर्म में हमारे सीरियल्स में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इन सब को हम कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में लेते हैं, और पर डे जो है 50 से 70% तक एनर्जी हम कार्बोहाइड्रेट के थ्रू लेते हैं। दे आर द चीपेस्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये हमारे एनर्जी का सबसे चीपेस्ट सोर्सेज माना गया है। हैंस द डाइट शुड कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू मीट अ ग्रेटर पार्ट ऑफ एनर्जी नीड। तो जो हमारी डाइट की जो एडिक्वेट अमाउंट होती है कार्बोहाइड्रेट की, वही हमारे ग्रेटर पार्ट होती है एनर्जी नीड के लिए, हमारे वो ग्रेटर पार्ट माना गया है। नेक्स्ट आता है हमारा फैट। फैट वही है जो आप घरों में खाते हैं, ऑयल, बटर, घी एक्सेट्रा, जो अभी आप फैट के फॉर्म में ले रहे हैं। ऑयल एंड फैट्स मेनली सर्व एज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये भी, इसका भी जो काम होता है, इसका भी जो सोर्स है क्या है, फंक्शन जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करना है। दे कंटेन सम एसेंशियल न्यूट्रिएंट लाइक एसेंशियल फैटी एसिड्स। फैट इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। एब्सेंस ऑफ फैट जो है, अगर हम वो हमारे लिए एसेंशियल है इसलिए क्योंकि वो हमें गुड हेल्थ प्रोवाइड करता है, बट वो प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी रिक्वायरमेंट पर डे में है कि आप 900 किलो कैलोरी ही एनर्जी जो है वो फ़ैट के थ्रू ले सकते हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि 2000 किलो कैलोरी आप फैट से ही ले रहे हैं, तब वो हमारे बॉडी में जो है वो निगेटिव साइन देना स्टार्ट कर देता है। किसी भी चीज़ का एक्सेस अमाउंट जो है वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। फ़ैट भी दो तरीके के होते हैं हमारे, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। तो जो अच्छा फ़ैट होता है उसे अनसैचुरेटेड के कैटेगरी में माना गया है। अगर हम उसे अपनी प्रॉपर अमाउंट, प्रॉपर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेंगे तो वो हमारे बॉडी में कभी भी निगेटिव साइन नहीं देगा। अदरवाइज़ अगर हम उसे
एक्स्ट्रा लेते हैं, प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेते हैं, तो वो हमारे बॉडी में निगेटिव साइन देना स्टार्ट कर देता है। एब्सेंस ऑफ फैट लीड टू डेफिशिएंसी डिजीज़, और फैट के एब्सेंस है सिर्फ ज़्यादा ही नहीं, अगर आप फैट नहीं भी खा रहे हैं तो भी आपके अंदर उसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती है, जिसे हम कहते हैं, जो स्किन डिजीज़ है जिसे हम फाइनोडर्मा कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मिनरल। मिनरल क्या है? एक हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट में हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट था, लेकिन अभी इस टाइम क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट पे हम आ गए हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या होता है कि मिनरल्स एंड मिनरल्स एंड वाइटामिन्स को लिया गया है। मिनरल्स एक वाइटामिन, एक सिर्फ मिनरल्स एंड वाइटामिन नहीं, इसकी बहुत सारी कैटेगरी होती है। इसके अंदर बहुत सारे मिनरल आते हैं और वाइटामिन के अंदर बहुत सारे वाइटामिन्स आते हैं। तो अभी हम फिलहाल ये जानेंगे कि मिनरल्स क्या है। जब हम इसका पूरा यूनिट पढ़ेंगे तब हम अंदर जाएंगे कि मिनरल्स की कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इसका पूरा क्लासिफिकेशन चार्ट पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या उसके क्या सोर्सेज होते हैं, क्या डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ मिनरल्स पढ़ते हैं कि मिनरल्स क्या है। मिनरल्स, द बॉडी कंटेंट अबाउट 24 मिनरल्स। पूरे जो हमारे क्या कहते हैं बॉडी कंटेंट क्या कहते हैं 24 मिनरल्स होते हैं। पूरे टोटल कितने होते हैं? 24 मिनरल्स होते हैं, ऑल ऑफ विच द डिराइव फ्रॉम द डाइट, जो हमें डाइट से प्रोवाइड होते हैं। द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स आर, जो उसमें प्रमुख, जो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? कैल्शियम होते हैं, फास्फोरस होते हैं, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है एंड क्लोरीन होता है, क्लोराइड होता है। मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, आयोडीन, कोबाल्ट, फ्लोरीन, जिंक मिनरल्स एंड एसेंशियल फॉर वेरियस बॉडी फंक्शन। जो भी हमारे बॉडी फंक्शंस होते हैं उसके लिए ये सारे मिनरल्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। और हमारे टोटल कितने होते हैं? 24 मिनरल्स होते हैं, जिसमें से कुछ मिनरल्स को जो है इम्पॉर्टेंट माना गया है, वो यहाँ पे मेंशन है, राइट। अब हमारे बॉडी में मिनरल्स का क्या क्या वर्क होता है? सबसे पहला है हमारे बॉडी में जो मिनरल्स का वर्क होता है कैल्शियम। सबसे पहले हम कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। जो भी हमारे बॉडी में बोन्स हैं, बोन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, टीथ का फॉर्मेशन हो रहा है, वो किसके प्रेजेंस में होगा? कैल्शियम के प्रेजेंस में होगा। दूसरा, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में होगा। सेकेंड है हमारा सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड फॉर मेंटेनिंग वाटर बैलेंस इन द बॉडी। यानी कि जो भी हमारा सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड है वो हमारे बॉडी के में जो वाटर बैलेंस हो रहा है वो करने के लिए उसके मेन फंक्शंस हैं, ठीक है। यानी कि वाटर बैलेंस करना हमारी बॉडी में किस मिनरल्स का काम है? सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरन एंड कॉपर की। तो आयरन जानते ही होंगे आपकी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिनरल है कि बार बार हर दिन जो है हम आयरन का नाम सुनते हैं और आयरन हमारे कांटेक्ट में आता है, ठीक है। तो आयरन एंड कॉपर फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आयरन ही तो एक ऐसा है जो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। अब देखिए हीमोग्लोबिन, हीम एंड ग्लोबिन, इसमें दो वर्ड मिले हुए हैं, हीम एंड ग्लोबिन, राइट। हीम एंड ग्लोबिन। तो हीम जो होता है, इसमें जो हीम दिया गया है यही हमारा क्या है? आयरन है। हीम को क्या कहते हैं? आयरन कहते हैं। और ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन होता है। यानी कि जो हमारा हीमोग्लोबिन बना है वो किसके किसके प्रेजेंस में, किसके किसके मिलने से बना है? आयरन एंड प्रोटीन के मिलने से बना है, राइट। तो यानी कि हमारा हीमोग्लोबिन के बनने के लिए क्या ज़रूरी है? आयरन एंड कॉपर। नेक्स्ट आता है हमारा आयोडीन। आयोडीन फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड के सिर्फ इतने ही काम नहीं होते, थायराइड ग्लैंड के जो है वो बहुत सारे वर्क होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। इसीलिए सोचिए सिर्फ एक थायराइड ग्लैंड को मेंटेन रखना या फिर उसका फॉर्मेशन, उसकी फंक्शनिंग नॉर्मल हो, इसी के लिए आयोडीन ज़रूरी नहीं। क्योंकि थायराइड ग्लैंड का खुद ही पर्टिकुलर बहुत सारा वर्क होता है, इसीलिए उन सारे वर्क को फुलफ़िल होने के लिए थायराइड ग्लैंड का हेल्थी होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आयोडीन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसे सही मात्रा में अपनी डाइट में ज़रूर लें।
अब नेक्स्ट आता है हमारा वाइटामिन। माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो नेक्स्ट हमारा है वो क्या है, वाइटामिन। वाइटामिन क्या होता है, फूड कंटेन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। सबसे पहले ये जानते हैं हम क्या होता है ये, फूड कंटेन सर्टेन एसेंशियल केमिकल सब्सटेंस इन वेरी स्मॉल अमाउंट वर कॉल्ड एज वाइटामिन्स। अबाउट टोटल हमारे 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइटामिन डिस्कवर हुए हैं। आगे चल के हो सकता हो और भी डिस्कवर हो जाए, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में है वो टोटल 14 है। और ये हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, वाइटामिन कहते हैं। सॉरी, जो हमारे फूड में जितने केमिकल सब्सटेंस होते हैं स्मॉल अमाउंट में, उसे ही हम वाइटामिन कहते हैं। ये 14 प्रकार के होते हैं। ऑल ऑफ देम आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको नॉर्मल करने के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ वाइटामिन लीड टू द डेवलपमेंट डेफिशिएंसी डिजीजेज। अगर हम वाइटामिन की सही मात्रा नहीं लेते हैं, वाइटामिन का जो इनटेक है वो इनएडिक्वेट है, तो वाइटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेज होने की पूरी चांसेस होती है। वाइटामिन हैव बीन ग्रुप अंडर 2 हेड। वाइटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है हमारा फैट सॉल्युबल वाइटामिन सच एज वाइटामिन ए, डी, ई, के। जो हमारे वसा में घुलनशील वाइटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वाइटामिन ए, डी, ई एंड के। नेक्स्ट आता है हमारा फैट सॉल्युबल वाइटामिन, जो कि हमारा होता है फैट सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल वाइटामिन का मतलब होता है जो हमारे जल में घुलनशील वाइटामिन होते हैं, तो इसे वाइटामिन बी एंड वाइटामिन सी की कैटेगरी में रखा गया। अब चूँकि वाइटामिन बी के खुद ही बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि थायमीन जिसे हम B1 कहते हैं, राइबोफ्लेविन जिसे हम वाइटामिन B2 कहते हैं, नियासिन जिसे पायरिडॉक्सिन, नियासिन को वाइटामिन B3 कहते हैं, पायरिडॉक्सिन वाइटामिन B6, और नियासिन को यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, वाइटामिन B3 कहते हैं। पायरिडॉक्सिन वाइटामिन B6, वाइटामिन B12, पैंटोथेनिक एसिड, फोलिक एसिड, बायोटीन एंड वाइटामिन सी क्या है, हमारे फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा, अब हम बात करते हैं हेल्थ की। व्हाट इज़ हेल्थ? फूड हमने पढ़ लिया, फूड साइंस पढ़ लिया, फूड टेक्नोलॉजी पढ़ लिया, फूड एडिटिव्स पढ़ लिया, फूड एडल्ट्रेशन पढ़ लिया, एक्सेट्रा। न्यूट्रिशन पढ़ लिया, कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब हेल्थ का इन सब से क्या रिलेशन है? हेल्थ, अब इन सब हेल्थ के पीछे इसी सब का तो कारण है ना हमारी अच्छी हेल्थ होने का। तो हेल्थ डिफाइंड एज WHO ने हेल्थ को इस तरह से डिफ़ाइन किया है। उन्होंने ये कहा है कि हेल्थ जो होती है हमारी, उन्होंने ये कहा है कि हेल्थ जो होती है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग आर नॉट मैरिली एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इम्यून इन्फिनिटी। यानी कि हमारी बॉडी में अगर बिना किसी एब्सेंस ऑफ मतलब कि बिना किसी बीमारी या इन्फर्मिटी के अगर हमारी बॉडी फिजिकली, मेंटली, सोशली वेल बीइंग होती है तो दैट इज़ हेल्थ, वो हमारी एक अच्छी हेल्थ कहलाएगी। ठीक है, तो हेल्थ की डेफिनेशन WHO ने इस तरह दी है कि अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मैरिली एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रिशन स्टेटस। अब जैसे कि स्टेटस तो आप जानते होंगे कि क्या क्या स्तर होता है, इसी तरह से जो होता है वो हमारा न्यूट्रिशन स्टेटस होता है कि हमारा न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है, कैसा है, सही है या नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति का न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा है, क्या है, सही है या नहीं है, उसके अंदर किस प्रकार की डिजीज़ है, उसके अंदर कैसा होना चाहिए, तो इन सब को जानने के लिए हम उसका क्या जानेंगे कि उस व्यक्ति का न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है। न्यूट्रिशन स्टेटस इज़ द कंडीशन ऑफ हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल एज इन्फ्लुएंस बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी कि हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसका यूटिलाइजेशन जो है वो उसके बॉडी में कैसा हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ की क्या कंडीशन है, राइट। अभी न्यूट्रिशन स्टेटस भी ये इतना ही छोटा नहीं है, ये भी एक बहुत ही ब्रॉड यूनिट है, पूरा लेसन है जिसे हम आगे
अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो फ़िलहाल आप ये जान लीजिए कि एक पोषण स्तर है ना, जो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, और अगर किसी के अंदर हमें किसी प्रकार की कोई कमी देखी जा रही है तो हम कैसे उसे एसेस करेंगे कि उसका न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है, किसकी वजह से उसके अंदर ये चीज़ हो रही है, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा माल न्यूट्रिशन इज़ एन इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी, एक्सेस एंड इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट। यानी कि हम अपने क्या बोलते हैं, प्रॉपर अमाउंट में अगर हम अपनी डाइट नहीं रखते हैं, इम्पेयरमेंट होता है, हमारी हेल्थ का इम्पेयरमेंट हो रहा है, कोई डेफिशिएंसी डिजीज़ हो रही है, या फिर एक्सेस अमाउंट में डाइट ले रहे हैं, या फिर इम्बैलेंस है हमारी बॉडी, तो वो क्या है, एक तरीके का माल न्यूट्रिशन होता है। माल न्यूट्रिशन के भी 2 प्रकार होते हैं, इसे भी हमें क्या बोलते हैं, ब्रीफली हम पढ़ेंगे बहुत जल्द, राइट। तो माल न्यूट्रिशन ये होता है कि हमारे जो भी इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी, एक्सेस और इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट है हमारा फूड प्रिजर्वेशन क्या है? प्रिजर्वेशन मतलब कि खाद्य संरक्षण। फूड प्रिजर्वेशन इंक्लूड्स फूड प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस which prevent the growth of microorganisms such as yeast, bacteria or fungi to the food and slow the oxidation of fats that cause rancidity। फूड प्रिजर्वेशन क्या है कि मतलब विभिन्न प्रकार की जो भी प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, या फिर हम फूड को जो है वो जो भी नेचुरली हैज़ार्ड्स होते हैं उनसे हम बचा सकें, और उसे अपने खाने योग्य बनाने के लिए जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स यूज़ कर रहे हैं या फिर मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, फूड प्रिजर्वेशन। एक नॉर्मल आप घरों में ही डेली लाइफ में ही यूज़ करते होंगे कि आप अपने फूड को बचाने के लिए कि हम उसे कुछ समय के लिए बचा लें, तो उसे आप फ्रीजिंग कर रहे हैं, तो फ्रीजिंग एक क्या है, प्रिजर्वेशन मेथड है। अगर आप किसी फूड को कुक कर रहे हैं, उसे दूध आता है हमारे घर में, उसे हम बॉयल कर रहे हैं जिससे कि उसमें जो भी बैक्टीरिया वो ग्रोथ ना करे, और मतलब कि दूध को बचाने के लिए ही तो हम कर रहे हैं ना, तो वो जो कुकिंग कर रहे हैं दैट इज़ प्रिजर्वेशन। हम हमारे घरों में अचार बनता है, अचारों में तेल डालते हैं, नमक डालते हैं, किस लिए, ताकि उसमें बैक्टीरिया फंगस ना लगे, वो क्या है, हमारा एक प्रिजर्वेशन मेथड है। हम अपने घरों में बहुत सारी चीज़ों को धूप में सुखाते हैं ताकि उसमें से जो क्या कहते हैं एक्स्ट्रा वाटर है वो सूख जाए, वो ना रहे, उसे हम रिमूव कर दें, वो भी क्या है, हमारा एक फूड प्रिजर्वेशन है, राइट। अब क्या होता है, फूड स्पॉयलेज। फूड प्रिजर्वेशन का सीधा रिलेशन तो फूड स्पॉयलेज से ही हुआ ना, क्योंकि फूड को स्पॉयल होने से ही बचाने के लिए जो भी हम तरकीब इस्तेमाल कर रहे हैं वही फूड प्रिजर्वेशन है। और फूड स्पॉयलेज वो हो गया, फूड स्पॉयलेज में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस और चेंजेस विच रेंडर्स अ प्रोडक्ट अनडिज़ायरेबल फॉर अनएक्सेप्टेबल फॉर कंजप्शन। फूड स्पॉयलेज वो होता है कि वो हमारे कंजप्शन के लायक, एक्सेप्टेंस के लायक ना रहे, यानी कि हमारे खाने योग्य ना बचे, दैट इज़ फूड स्पॉयलेज, राइट। तो आज के जितने भी हमारे बेसिक फूड टर्मिनोलॉजीज़ थे वो आज यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये ख़त्म नहीं होते हैं, अभी बहुत ही सारे टर्मिनोलॉजीज़ होंगे। तो जैसे जैसे मुझे मिलेंगे मैं आपको टर्मिनोलॉजीज़ पूरी कराती रहूँगी, बट अभी जो हमारे पास जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ थी वो ये है, और इसके आगे हम लोग फोकस करेंगे कि फूड ग्रुप पे जाएँ, राइट। तो अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।